हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप रिवाइव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। रियांश की कही हुई बातें जिया को अंदर तक चुभ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि शायद उसने सच में गलत किया और वो अक्षत के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रियांश अपनी गाड़ी से अपने मेंशन की तरफ रवाना हो गए थे, जहां से वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। दूसरी तरफ विश्वास त्रिपाठी, जो अपने बड़े भाई के कहे मुताबिक जिया को उसी जगहों पर ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर मूवीज़ वगैरह की शूटिंग हुआ करती थी और उसके साथ ही जहां पर ऑडिशंस वगैरह होता था। 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग इधर उधर ढूंढते हैं और एक एक आदमियों से उसको दिखाते हुए उसके बारे में पूछ रहे थे। वहीं वो लोग अब अक्षत के ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हो गए थे, जहां पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इस वक्त साइड रोल के लिए कास्टिंग चल रही थी। विश्वास के आदमी जो अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे कि तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड जो कहता है, विलन के रोल के लिए आए हो तो जा करके वहां पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। विश्वास जो उस गार्ड के कॉलर को पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, विलन क्या होता है बताऊं तुझे, जाकर अपने मालिक को बुला कर ला। इतनी तेज हड़कने की आवाज़ सुन करके वो गार्ड एकदम से सहम जाता है और साथ ही वो देखता है कि पीछे विश्वास के 15 से 20 आदमी हैं। सबके सब गुंडे की तरह लग रहे थे और सबके सब उस गार्ड को घूरे भी जा रहे थे। वो गार्ड अपने साथी के साथ अंदर की तरफ आता है और भागते हुए अंदर बैठे रिसेप्शनिस्ट को ये सारी बातें बता देता है। लड़का बाहर आते हुए विश्वास को देखते हुए पूछता है, क्या चाहिए आपको यहाँ पर? और यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो एक्टिंग में अच्छे से काम करेगा उसी को रोल मिलेगा। विश्वास जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विश्वास की हाइट उसकी हाइट से काफ़ी डिफरेंट थी। विश्वास की हाइट जहाँ 5 फुट 9 इंच थी, वहीं उस आदमी की हाइट 5 फुट 6 इंच। उसके सामने खड़े होते हुए घूरते हुए कहते हैं, इस लड़की को जानता है? वो जिया की फ़ोटो को अपने हाथ में लेकर उस आदमी को दिखाते हैं तो वो आदमी जिया को याद करते हुए कहता है, हाँ इस लड़की को देखा तो है मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद करना पड़ेगा साहब। विश्वास जो अपने पीछे एक आदमी को देखते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। वो आदमी नोटों की गड्डी विश्वास के हाथ में थमाता है और विश्वास उस आदमी के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, अब याद आया? वो आदमी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ अब याद आ गया, ये लड़की ऑडिशन देने के लिए आई थी। इससे कोई तो लड़का जानता है, हाँ मेरे दोस्त ने इसके लिए कॉल किया था। जिया त्रिपाठी करके नाम है इसका, अच्छे से याद है मुझे। आपको पता नहीं है लेकिन ये हमारे फिल्म की हीरोइन बन चुकी हैं। वैसे आपको इनकी फ़ोटोज़ मिली कहाँ से? आप इन्हें जानते हैं? विश्वास जैसे ये सुनते हैं कि ये लड़की हीरोइन बन चुकी है, उनका पारा और ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो उस आदमी के गले को दबाते हुए कहते हैं, कहाँ है ये लड़की? मुझे जल्द से जल्द बताओ, और अगर अब तुमने कोई नाटक किया तो जान लेना भून कर रख दूंगा। विश्वास की आवाज़ सुनकर के वो आदमी पीछे की तरफ होते हुए कहता है, साहब मैं इनका पता नहीं जानता, आप गर्दन छोड़िए हमारा। विश्वास उसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, तो कौन जानता है इसके बारे में? वो आदमी थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो अंदर एक साहब है, पीयूष साहब, वो एक्टिंग के लिए लोगों को ऑडिशन लेते हैं, साइड एक्टिंग कास्ट के लिए वही ऑडिशन ले रहे, तो उनको पता होगा साहब, आप उनसे जाकर के पूछ लो। विश्वास जो वहीं पर रखे एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर बैठते हुए कहते हैं, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, तो खुद अपने मालिक को बुला कर ला। वो आदमी जल्दी से अंदर की तरफ भागता है और पीयूष को बुलाते हुए कहता है, वो कुछ अजीबोगरीब लोग आए, जिया मैडम के बारे में पूछ रहे हैं। पीयूष अब विश्वास के सामने आकर खड़ा हो चुका था और उनसे कहता है, क्या बात है और आप यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? विश्वास जो जिया का फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये लड़की कहाँ मिलेगी, हमें जल्द से जल्द इसके पास पहुंचना है। पीयूष जो कहता है, इसके बारे में अक्षत सर या कुणाल सर ठीक तरीके से बता पाएंगे, वो इसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, स्पेशली अक्षत सर। मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, वो आपको सब कुछ बता देंगे डिटेल्स में। रियाज अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और वो इस वक्त रनवे पर खड़े थे। उनके साथ ही कुणाल भी आया था जो उन्हें ड्रॉप करने के लिए आया था। उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बॉडीगार्ड अभी अंदर की तरफ लेकर जा ही रहे थे कि तभी रियांश उस आदमी के हाथ से जिया की डायरी लेते हुए कहते हैं, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसे मेरे हाथ में ही रहने दो, उन सब चीज़ों को ले जा कर के अंदर रख दो। और वो कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, संभल कर रहना और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म करना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेदिका और जिया दोनों का ठीक तरीके से ख्याल रखना। कुणाल जैसे ही जिया का नाम सुनता है वो एकदम से चौंकते हुए पूछता है,
जिया कौन है सर? रियांश को याद आता है कि कुणाल और अक्षत को तो जिया का नाम शमा पता है, जिसकी वजह से वे कहते हैं जिया नहीं शमा, उसका ख्याल रखना, पता है ना? कुणाल जो कहता है हाँ सर बिल्कुल, उनका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। रियांश जो कुणाल की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका ध्यान इस वक्त जिया की बातें और उसकी डायरी में लगा हुआ था और वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। वही कुणाल जो कहता है वो तो हमारी मूवी की हीरोइन है, लगता है सर को भी पता चल गया ये बात, अभी तो उन्हें अपने पेंट हाउस में रखा हुआ है। रियांश की नज़र जो जिया के पन्ने पर जाकर ठहर जाती है जिसमें टॉप पर बहुत खूबसूरती से जिया ने लिख रखा था हैप्पी बर्थडे टू मी। रियांश एक बार उस शब्द को पढ़ते हैं, अभी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई ही थी कि तभी जिया के आगे के शब्दों को देख करके उनकी स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। उन्हें जिया के शब्द कुछ इस कदर सुनाई दे रहे थे जैसे जिया खुद अपने होठों से अपने शब्दों को रियांश के सामने बयां कर रही हो। अब तुम मुझे हैप्पी बर्थडे बिल्कुल मत बोलना क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होगा, अब तुम ही तो हो जो मेरी हर बात को अच्छे से जानते हो। मेरा बर्थडे हैप्पी मन जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज तो मुझसे कोई ठीक तरीके से बात तक नहीं कर रहा और कोई सीधा मुंह मुझे देख तक नहीं रहा, ऐसा लग रहा जैसे मैं उन लोगों के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मेरे अपने मॉम डैड भी मुझे एक बार भी विश करने नहीं आए, ना उन्होंने मेरा हाल पूछा और उन्हें लगता है कि अभी भी मैं ही कल्प्रिट हूँ। अब तुम ही बताओ मेरी क्या गलती थी उस दिन? अरे हाँ, तुम्हें तो मेरी कहानी पता ही नहीं है। एक हफ्ते से मैंने कुछ लिखा भी तो नहीं और लिखते भी कैसे, मेरे हाथ इतने दर्द हो रहे थे और पूरी तरह से सूज चुके थे। अब तुम परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ, तभी तो तुमसे बात कर पा रही हूँ। वैसे तुम्हें तो पता होगा कि मैं एक वैलेंटाइन गर्ल हूँ, यानी कि मेरा बर्थडे 14 फ़रवरी को आता है और आज से एक हफ्ते पहले वो दिन मेरे लिए वाकई में ही बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका अगला दिन इतना खौफनाक कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी। मुझे पता है तुम उस किस्से के बारे में जानने के लिए कितना बेसब्र हो रहे होगे और तुम मेरी कितनी केयर करते हो। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स बता दूँ, लेकिन अब तुम कोई इंसान तो हो नहीं जिसे मैं बोल करके सारी बातें बता दूँगी। करने के लिए तो मुझे अपने हाथों को तकलीफ़ देनी पड़ती है। चलो तुम्हें और परेशान ना करते हुए अपने उस दिन के बारे में बताती हूँ, जो दिन मेरे लिए खूबसूरत भी था और वाकई में ही बहुत खौफनाक भी। ये दिन था 7 फ़रवरी का। कपल्स में ये दिन काफ़ी मशहूर है, मगर तुम्हें तो पता है मेरी लाइफ में रोमांस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस शब्द से मेरा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरे घर वालों को लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। जब मैं अपने स्कूल मेट्स को देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि काश कोई मेरे साथ भी होता, जो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता, जो मुझे मेरे घर से उठा कर ले जाता। जब मेरे चाचू मुझे मारते तो वो मुझे आकर बचा लेता, मेरे घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। और उस दिन कोई ऐसा ही मिला था मुझे, पर शायद ये हकीकत कभी पूरी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरे ख्वाब की दुनिया रहेगी। आदर्श नाम का एक लड़का जो कि पूरे क्लास का क्रश समझ लो, और एक बात सीक्रेटली बताऊं तो मेरा भी क्रश था, पर मैं सिर्फ उसे छुप छुप कर देख सकती थी क्योंकि मेरे ऊपर मेरे खड़ूस प्रिंसिपल की नज़र हमेशा टिकी रहती थी और ये भी ऑर्डर मेरे घर वालों ने उन्हें दिया था। घर तो घर, मेरी तो स्कूल में भी जासूसी चलती थी और वो लड़का न जाने क्या देकर मेरे सामने आकर अपने घुटनों पर टिक गया। शायद उसके अंदर मेरे फैमिली वालों का खौफ नहीं था या फिर वो मेरे परिवार के बारे में ठीक तरीके से जानता नहीं था। गुलाब का एक खूबसूरत बुके ले आकर उसने मेरे सामने रख दिया और अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करने लगा। उफ, वो नज़ारा, वैसे तो वो कुछ 2-3 मिनट की ही कॉन्वर्सेशन थी, मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कॉन्वर्सेशन। ऐसा लगता है काश वो दिन सच हो जाता और वाकई में ही वो लड़का मेरी ज़िंदगी में आ जाता, लेकिन मेरे घर वाले ऐसा होने कैसे दे सकते थे। जैसे ही वो लड़का ग्राउंड में मेरे सामने घुटनों पर टिका था, कई बच्चे जो कि अपने फ़ोन निकाल करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर चुके थे। बच्चे तो बच्चे, मेरे टीचर्स भी कौन सा कम थे। मेरे टीचर्स भी मेरे घर वालों को खुश करने के पीछे हमेशा पड़े रहते थे, जैसे उन्हें स्कूल का डायरेक्टर नहीं बल्कि मेरे घर वाले ही पैसा देते हों। और बस ये रिकॉर्डिंग वायरल हो गई
मेरी पूरी सोसाइटी और पूरे शहर को ये बात पता चल गई कि जिया त्रिपाठी को किसी लड़के ने प्रपोज करने की हिम्मत की है। कितना फिल्मी लग रहा है ये सब कुछ, पर यह सब कुछ मेरी ज़िंदगी में असल में होता है। लेकिन 7 फ़रवरी को सब कुछ बहुत अच्छा था। वीडियो तो दूसरे दिन जाकर वायरल हुई थी और 8 फ़रवरी मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन। मेरी ज़िंदगी में एक पल के लिए खुशियाँ आ जाती हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये मेरा सपना तो नहीं। जैसे ही मेरे घर वालों को वो वीडियोस मिली, मेरे बड़े पापा, पापा और चाचा मिलकर मुझे नीचे बुलाए थे। सिर्फ जब भी मेरे बड़े पापा मेरा नाम लिया करते थे, मैं समझ जाती थी कि ज़रूर अब मेरी खैर नहीं। मगर उस दिन आदर्श की वो प्यारी प्यारी बातें मुझे काफ़ी खुश करके रखी हुई थी। पिछले दिनों के सारे गम को थोड़ा साइड में करके उसके बारे में सोचे ही जा रही थी, लेकिन जब नीचे पहुंची तो बस बड़े पापा की बड़ी बड़ी निगाहें मुझे खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। और उसके बाद की बातें तो मैं बता भी नहीं सकती। बस यूँ समझ लो कि एक हफ्ते इसी वजह से बेड रेस्ट पर थी, लेकिन मैं फिर से अब खुश हूँ और इसी के साथ जीना सीख ली हूँ। ये पढ़ते पढ़ते रियाश एकदम से जिया की डायरी बंद करते हैं और उसे साइड में रख करके अपने सर को थोड़ा पीछे की तरफ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके जिया के बारे में सोचने लगते हैं। जिया ने जिस तरह से चिल्ला कर रेहान से बोला था, पहले आप इंसान की हकीकत जान लीजिए, उसके हालात समझ लीजिए, उसके बाद उसे जज करिएगा। अब जिया की वो सारी कही हुई बात रियांश को थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी और वो समझ पा रहे थे कि उसकी फैमिली किस हद तक टॉक्सिक है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष ने विश्वास की धमकी सुन करके सबसे पहले अक्षत को कॉल करने की कोशिश की, मगर अक्षय जो अभी भी अपने घर में घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था और उसे कुछ भी होश नहीं था, जिसकी वजह से पीयूष कुणाल को कॉल कर देता है। कुणाल भी एयरपोर्ट से वहीं ऑफिस की तरफ ही निकल कर आ रहा था। कुणाल जो इस तरफ से कहता है, बोलो पीयूष। दूसरी तरफ से पीयूष की थोड़ी घबराई हुई आवाज़ आती है, सर वो गुंडे आए हैं, वो उस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। कुणाल जो हैरान होते हुए पूछता है, कौन से गुंडे और किस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ से पीयूष कहता है, सर वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन कोई तो है ये और बहुत ख़तरनाक भी है। कह रहा है कर जल्द से जल्द उस लड़की को हमने नहीं ढूंढा और नहीं पता बता पाए तो फिर ये लोग हमें मार देंगे। कुणाल जो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ वहाँ पर। लगभग आधे घंटे में कुणाल विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ा हो चुका था और वो काफ़ी स्टाइल में अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर, और इस तरह की गुंडागर्दी ऑफिस में अलाउड नहीं है। विश्वास जो खड़े होते हैं और कुणाल के कॉलर पर अभी हाथ रखने वाले होते हैं कि तभी कुणाल उनके हाथ को पकड़ कर नीचे करते हुए कहता है, देखिए शराफत दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर हूँ। यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए बहुत सारी पब्लिक खड़ी है, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आपको गुंडागर्दी दिखानी है तो आप चल सकते हैं साइड में। विश्वास जो जिया का फोटो कुणाल के सामने रखते हुए कहते हैं, इस लड़की को जानते हो तो जल्द से जल्द इसका पता बताओ। कुणाल जैसे ही जिया का फोटो देखता है वो उस आदमी को घूरते हुए देखकर कहता है, जानता हूँ इसे, शमा नाम है इसका। विश्वास जो इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ये लो जी, ये जानते हैं इसे, इसका नाम जिया त्रिपाठी है। कुणाल जो कहता है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस इसका नाम जिया त्रिपाठी कैसे बता सकते हो, इसको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और वो सब साइड में रखो, पहले ये बताओ कि इस अनाथ लड़की को ढूंढना क्यों चाहते हो तुम, क्या लड़कियों का बिजनेस करते हो? शहर में अकेली लड़की देखा नहीं कि बस अपना काम धंधा शुरू। कुणाल की बात सुनकर के विश्वास जो अपने हाथ में रिवॉल्वर के पॉइंट को अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहते हैं, ये देखो कौन अनाथ है, ये लड़की अनाथ है। कुणाल कहता है, हाँ, इसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बेचारी कैसे कैसे गुजर बसर करती है, लेकिन अब वो बहुत बड़ी मूवी की स्टार बनने वाली है। अग्निहोत्रीज प्रोडक्शन ने उसे साइन करने का डिसीजन लिया है और मैं तुम्हें उसका पता कभी नहीं बताने वाला, और चंद गुंडों से मुझे मत डराओ, समझे? और वो कुणाल को डांट लगाते हुए कहते हैं, दिमाग मत खराब करो मेरा, जल्द से जल्द इस लड़की का पता बताओ, ये अपने घर से भागी हुई लड़की है और इसकी वजह से पूरे परिवार में तहस नहस मचा हुआ है। इसकी मॉम बीमार पड़ चुकी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, अटैक पर अटैक आता जा रहा है उन्हें, पता नहीं और कितने दिन तक जिंदा रहेंगी। ये सब विश्वास झूठ में बोल रहे थे ताकि कुणाल उनकी बातों से कन्विंस हो जाए। कुणाल जब भव्य से कोड़ कर कहता है, तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मानता जाऊँगा, बकवास चल रहा है यहाँ पर, निकलो अभी के अभी। कि तभी विश्वास जो अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, जय शंकर त्रिपाठी का छोटा भाई हूँ मैं,
जिया त्रिपाठी नाम है उस लड़की का। हमारे घर की बेटी है वो, आदित्य भाई की बेटी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे यहाँ पर बहुत सारे गुंडे ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे खानदान के दुश्मन हैं। अगर वो लड़की इस पूरे शहर में अकेले रहेगी तो उसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए हमें उसे अपने साथ लखनऊ लेकर जाना होगा। और अगर तुम उसका पता नहीं बताओगे तो अस्पताल में एक औरत अपनी जान गंवा देगी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुणाल इस बात पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो विश्वास की बात पर एक्चुअल में बिलीव करने की कोशिश करता है। रियांश ने अपने प्लेन में बैठने से पहले कुणाल को सब कुछ बता दिया था कि जिया इस वक्त कहाँ रह रही है। कुणाल जो थोड़ा बहुत अभी भी डाउट में था, जिसे विश्वास अपनी पूरी फैमिली का फोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो हमारा पूरा परिवार और इसमें ये लड़की, यही है वो जिया त्रिपाठी। कुणाल भी उस फोटो को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है और वो एकदम से अपने पॉकेट में हाथ रखते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी एक्टर निकली, हमें स्कैम करने चली थी। पूरे प्रोडक्शन हाउस को क्या उल्लू बनाया इस लड़की ने। इसे तो अक्षत सर भी यही समझते हैं कि ये अनाथ है और हम लोगों ने इसे रहने के लिए ठिकाना भी दिया है। विश्वास जो कुणाल की बात सुनते हुए कहते हैं, इसका मतलब तुम उसका पता जानते हो तो जल्द से जल्द हमें बता दो, इससे पहले कि उसकी माँ। कि तभी कुणाल जो विश्वास को रोकते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे आपकी बात पर भरोसा हो गया है और मैं खुद भी उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। हमारे सर के साथ स्कैम करनी चली थी वो लड़की। अगर सर को पता चलता ना तो वैसे भी वो नहीं बचने वाली थी। और वो अपने साथ विश्वास और उनके आदमियों को ले जाते हुए कहता है, आप चलिए मेरे साथ, हम ले चलते हैं आपको उस जगह पर। कुणाल जो अपनी गाड़ी में बैठता है और विश्वास और उनके आदमी अपनी गाड़ियों में। कुणाल की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और वहीं विश्वास की गाड़ी पीछे पीछे। कि तभी कुणाल को रियांश को कॉल करने का ख्याल आता है और वो तुरंत ही फ़ोन मिला देता है। दूसरी तरफ रियांश की आंखें अभी बंद थी, लेकिन जैसे ही उनका रिंग बजता है वो फ़ोन उठाते हुए देखते हैं। न जाने क्यों मगर उन्हें ऐसा लगा था कि ये कहीं जिया का कॉल तो नहीं। कुणाल का नाम इस तरह फ्लैश होता हुआ देखकर वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करते हुए पूछते हैं, क्या हो गया। कुणाल जो कहता है, सर बहुत बड़ा स्कैम हुआ हमारे साथ। रियांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, क्या हो गया ऐसा, मूवी का राइटर भाग गया क्या या फिर कुछ और लफड़ा। कुणाल जो कहता है, अरे नहीं सर, जो ये मूवी हम लोग रिसेंटली बनाने वाले हैं ना, और जो हीरोइन हमने उसके लिए हायर किया था, वो क्या नाम था उसका, शमा। वो शमा नहीं, वो जिया त्रिपाठी है। रियांश जैसे ये सुनते हैं उनकी भवें एकदम से सिकुड़ जाती हैं और वो कुणाल से आगे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता ये बात। कुणाल जो कहता है, अरे वो उस लड़की, और हाँ ये बात तो बताना भूल गया कि वो लड़की अनाथ भी नहीं है और उस लड़की का बहुत बड़ा प्लानिंग था सर। शायद हमारे पैसे लेकर लूटना चाह रही थी हमें। बड़े घर आने से बिलोंग करती है, न जाने क्यों अपने घर से भाग कर आई है। उसकी माँ बेचारी अस्पताल में है सर और उन्हें हार्ट अटैक पर हार्ट अटैक आ जा रहा है। रियांश गुस्से भरी टोन में पूछते हैं, तुम्हें ये सब किसने बताया कुणाल। लेकिन कुणाल तो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि वो अपनी ही बातें ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो आगे कहता है, सर मैं और ज़्यादा उन लोग को तकलीफ़ में नहीं देख सकता और मैं भी उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मैंने तो उसे अपनी बहन कहा था सर। अभी मैं उनके चाचा को लेकर के पेंट हाउस जा रहा हूँ और हम बस पहुँचने भी वाले हैं सर। जैसे रियांश ये सुनते हैं वो एकदम से अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहते हैं, कुणाल जस्ट स्टॉप द कार। कुणाल रियांश की बात समझ नहीं पाता और फिर पूछता है, सॉरी सर क्या। रियांश कहते हैं, आई सेड स्टॉप द कार। रियांश की बात सुनकर तुरंत ही कुणाल अपनी गाड़ी पर ब्रेक मारते हुए पूछता है, पर सर क्यों। रियांश कहते हैं, क्या तुमने उसे एड्रेस बता दिया है। कुणाल जो पूछता है, उसके चाचा को। अब नहीं, एड्रेस तो नहीं बताया, हम उसके साथ ही जा रहे थे, हम सब लोग एक साथ ही जा रहे थे। उसके चाचा पीछे वाली गाड़ी में और मैं आगे बैठा हूँ। उसके चाचा की गाड़ियाँ पीछे की तरफ से आ रही हैं, मुझे फॉलो करते हुए वो लोग उस लड़की की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं। रियांश कहते हैं, तुरंत ही गाड़ी घुमाओ और किसी ऐसे जगह पर जाओ। एक काम करो, रेस्टोरेंट पहुंचो और ऐसा प्रिटेंड करना कि वो लड़की वहां से भाग गई है और तुम्हें पता भी नहीं चला। कुणाल जो कहता है, पर सर वो तो पेंट हाउस। कि तभी रियांश कहते हैं, अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ ना कुणाल, तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिया, उसे संभाल कर रखोगे तुम। कि तभी अचानक से कुणाल को रियांश की एयरपोर्ट वाली बात याद आ जाती है, जब रियांश ने गलती से शमा को जिया बोल दिया था।
कुणाल जो बाकी के मामले को समझते हुए पूछता है, सर आप पहले से ये बात जानते थे? रेयांश कहते हैं, मैं क्या जानता था क्या नहीं जानता था दैट डजंट मैटर, लेकिन रिया त्रिपाठी उस लड़की को तुम्हारी वजह से एक खरोच नहीं आना चाहिए। तुमसे ये काम हो पाएगा या फिर मैं किसी और से बोलूँ? कुणाल जो कहता है, सर आपका ऑर्डर हो और मैं ना करूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसा आप कहें सर। और ये बोलकर वो एकदम से अपनी गाड़ी घुमा लेता है। वहीं पीछे विश्वास की गाड़ियाँ जो आगे कुणाल को ही फॉलो करते हुए उन्हीं के साथ मुड़ गई थी और वो लोग अब ब्लैक हॉर्स रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके थे। कुणाल जो गाड़ी से उतरता है और तुरंत ही ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर स्टाफ रूम्स हुआ करते थे। वो जिया के उसी रूम को खोलता है और फिर अंदर झांकते हुए कहता है, शिट, यहाँ से भी भाग गई। पीछे पीछे विश्वास भी दौड़ते हुए आ रहे थे और वो पूछते हैं, कहाँ गई जिया कहाँ हो तुम? लेकिन तभी कुणाल जो उनको संभालते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, लगता है वो यहाँ से भी भाग गई। वहीं बाहर बैठा एक गार्ड जो तुरंत ही खड़े होते हुए कुणाल को सैल्यूट मारते हुए कहता है, क्या हुआ साहब? कुणाल जो अपने होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है और अपने इशारे से ही उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। वो आदमी अपने सिर झुका करके उन लोगों को रास्ता देने के लिए अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वहीं विश्वास जो डिसअपॉइंट होते हुए कहते हैं, मिलते मिलते बच गई वो लड़की, बस एक बार हाथ में आ जाए, उसके बाद उसे बताऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। पता नहीं सेफ भी हो गया नहीं, कहीं वो ठक्कर के आदमी तो नहीं पकड़ लिया उसे, और उसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ? अचानक से कैसे भागी वो? कि तभी वो कुणाल की तरफ कुछ सोचते हुए कहते हैं, क्या आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं? कुणाल जो कहता है, नहीं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। विश्वास जो कहता है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे तुरंत बताना। कुणाल जब अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, जी बिल्कुल। और वो वहीं नीचे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और विश्वास अपने आदमियों के साथ अपने होटल की तरफ निकल गए थे। विश्वास एकदम से अपने सर पर मारते हुए कहता है, आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन सर को जिया से क्या हमदर्दी है? क्या वो जिया को पहले से जानते हैं या फिर कुछ और वो कंफ्यूज होकर के फिर से रेयांश को कॉल करने लगता है। वैसे तो रेयांश के सामने कुणाल की बहुत पड़ती थी, लेकिन अगर वो किसी बात को लेकर क्यूरियस हो जाता था तो वो उस बात को जानकर ही रहना चाहता था। रेयांश के फ़ोन पर जैसे कुणाल का कॉल आता है वो तुरंत ही कॉल पिक करते हुए पूछते हैं, वो ठीक है ना? कुणाल कभी भी किसी अनजान लड़की के लिए अपने बॉस को परेशान होता हुआ नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो पूछता है, सर वो ठीक है, पर आप उसे जानते हैं? रेयांश कहते हैं, मैंने कहा ना, इट डजेंट मैटर, अब फ़ोन रखो। रेयांश की कड़क भरी आवाज़ सुन करके वो डरते हुए फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ पेंट हाउस में जिया जो कि फ्लोर पर बैठे हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी, अचानक से उसे एक नए रिंगटोन के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अगल बगल देखती है तो उसके सामने एक टेबल पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। वैसे वो उसका फ़ोन नहीं था, वो एक नया स्मार्टफोन था। जिया उस फ़ोन के सामने आती है और फिर धीरे से उस आ रहे कॉल को पिक करते हुए पूछती है, कौन? दूसरी तरफ से रेयांश की आवाज़ आती है, तुम ठीक हो? बाहर मत निकलना, तुम्हारे अंकल तुम्हारे ऑलमोस्ट करीब पहुंचने वाले थे। जिया जो रेयांश की बात सुनते हुए और ज़्यादा घबराते हुए पूछती है, आपको कैसे पता? क्या आप उनके साथ हैं? प्लीज़ 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 उन्हें बोल दीजिएगा कि वो मेरे पास ना आए, मुझे दोबारा वापस घर नहीं जाना। रेयांश जो जिया को घबराता हुआ सुनकर कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है और ना मैं उन्हें तुम्हारे करीब पहुंचने दूंगा। जिया जो रेयांश की बात सुनकर के हैरानी में पूछती है, आप क्यों मदद कर रहे हैं मेरी? आपको तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पसंद भी नहीं हूँ मैं आपको, नफ़रत करते हैं ना आप मुझसे? रेयांश उसका जवाब देते हुए कहते हैं, वो तो बात सही है, नफ़रत तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी हो और तुम्हें मैं मरने नहीं दे सकता, दैट्स इट। इसका कोई और मतलब मत समझना तुम। जिया उनकी बात सुनते हुए कहती है, जानती हूँ आपको मेरा इस्तेमाल करना होगा शायद। रेयांश को जिया की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात तो उन्हें खुद भी नहीं पता थी कि वो जिया की मदद कर क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें दोबारा जिया को शायद अपनी मॉम से ना मिलाना पड़ जाए, या फिर कोई और ही रीज़न था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।